नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चिंतन करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं आपको, उसके बाद हम अपनी बात आरंभ करेंगे। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड जाने लगे पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए, तो जब जाते समय माँ से मिलने गए तो माँ ने उनसे वचन लिया कि तुम हमें वचन दो कि वहाँ जाने के बाद कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे, पराई स्त्रियों की तरफ ध्यान नहीं दोगे और अपने हिंदू धर्म को कभी त्यागने के बारे में सोचोगे नहीं, और इस सात्विकता का पालन करते हुए तुम पढ़ाई करके और वापस आना। और महात्मा गांधी ने माँ को वचन दिया। ये सभी बातें उन्होंने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में इन बातों का उल्लेख किया है। तो महात्मा गांधी वहाँ से पढ़ कर के आए और वो बड़े हिंदूवादी थे। उनके सभाओं में शाम की जो प्रार्थना सभा होती थी उसमें रघुपति राघव राजा राम या बहुत से भजन गाए जाते थे, और आप सबको पता है ये सब बातें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में आइंस्टाइन ने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर आश्चर्य करेंगी कि एक हाड़ मांस का बना शरीर भी इस दुनिया में, इस धरती पर विचरण करता था और जो अहिंसा का पुजारी था। हिंसा त्याग करके भी समाज में रहा जा सकता है और समाज का नेतृत्व किया जा सकता है। ये आइंस्टाइन के शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि आइंस्टाइन को भी इस बात का पता था, या वो जानते थे कि भारत के लोग कितना अहिंसावादी हैं, कितने सात्विक विचारधारा के हैं। और आइंस्टाइन को ये भी पता था कि ये लोग हिंदू हैं, भारत के लोग हिंदूवादी मानसिकता के हैं। सनातन को समझने वाले, वो सनातन जाने या ना जाने, लेकिन ये तो उनको पता था कि वो हिंदू हैं और हिंदुओं की एक परंपरा है, उनका एक खास रहन सहन है, उनके जीने का तरीका है जिसमें अहिंसा सबसे ऊपर है। अहिंसा परमो धर्म है, यहाँ कहा गया है। अब हम अपने आज के विशेष टॉपिक पर आते हैं। हमने बताया महात्मा गांधी के बारे में और आइंस्टाइन ने क्या पत्र लिखा, और आज क्या हो रहा है हमारे समाज में कि हिंदुओं को आतंकी साबित करने की कोशिश हो रही है। अभी मालेगांव की घटना पर फैसला आया कोर्ट से, और जो भी आरोपी थे उसमें वो सभी बरी हो गए। और आरोपित भी कोई ऐसे तैसे लोग नहीं थे, कोई संत था तो कोई मिलिट्री का ऑफिसर था। और ये उनके ऊपर ये प्रताड़ना दी गई, ये प्रताड़ित किया गया कि तुम स्वीकार करो कि ये बम विस्फोट जो है वो हिंदू धर्म के लोगों ने किया। हिंदू धर्म के लोगों में भी खास तौर से उन्होंने जिक्र किया, नाम बोलने को कहा। कुछ आरएसएस के नेता, कुछ बजरंग दल के नेता, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई लोगों के जो आज भी वो नाम बड़े हैं, प्रमुख हैं। उस समय भी 2008 में जब ये घटना हुई थी तो भी वो नाम बड़े नाम थे, प्रमुख नाम थे। और उन सभी नामों को शामिल कराने की कोशिश की गई। एक साध्वी को तो इतना मारा पीटा गया, इतना प्रताड़ित किया गया उस महिला को कि वो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक महिला के साथ इतना अत्याचार। जिस देश में नारी को देवी का रूप माना गया है, उस देश में एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय, उसे घोर प्रताड़ना दी गई।
तमाम तरह की अभद्र गालियाँ दी गई, मारा पीटा गया, तमाम चीज़ें हैं। वो अखबारों में आप सबने पढ़ा होगा या उस साध्वी के मुंह से आपने सुना होगा। तो इस देश में, जो हिंदुओं का देश है, गाय को माता मानता है, हर वृक्ष में ईश्वर का वास समझता है, हर पत्थर में देवता का वास मानता है, हर मनुष्य के अंतरात्मा में ईश्वर को देखता है और विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वधर्म समभाव की भावना से भरा हुआ ये भारतीय समाज, उस पर ये दोषारोपण करने की कोशिश की गई कि ये आतंकी हैं। अब हिंदुओं के कुछ संगठन हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है। तो खैर आरएसएस सिर्फ हिंदुओं का संगठन नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर चलता है, लेकिन उस संगठन में इस देश के हर समुदाय से लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं मानने वाले, और जो संघ के सिद्धांतों से परिचित हैं और संघ के सिद्धांतों को मानते हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन उसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, वही विचारधारा जो सदियों से चली आ रही है, सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना। इन सभी भावनाओं को एक साथ लेकर चलने वाले हिंदू समाज को आतंकी साबित करने की कोशिश की गई। क्यों किया गया ये? कभी आपने विचार किया? आइए इस पर आज विचार करते हैं कि हिंदू विचारधारा को आतंकी विचारधारा साबित करने की कोशिश क्यों की गई, हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन के समानांतर खड़ा करने की कोशिश क्यों की गई। तो इसका पूर्णतः जवाब राजनीतिक है। विचार करते हैं आज़ादी के बाद से। प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बने नेहरू, वो कांग्रेस के किसी संगठन की पसंद नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के द्वारा थोपे गए व्यक्ति थे। अंग्रेज़ों के दबाव से महात्मा गांधी ने उनका नाम आगे किया, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि हमारे सत्ता छोड़ने से पहले, सत्ता त्यागने से पहले एक ऐसा व्यक्ति भारत की गद्दी पर हो, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो, जो मन बुद्धि और कर्म से अंग्रेज हो, जन्म से भले भारतीय हो, उसके जन्म से हमें मतलब नहीं है, लेकिन मन वचन बुद्धि कर्म से, कार्य व्यवहार से, सोच से एक अंग्रेज हो। और वो सारे गुण जवाहरलाल नेहरू में दिखे अंग्रेज़ों को। यही कारण था कि पटेल जैसे राष्ट्रवादी देशभक्त को किनारे कर दिया गया और महात्मा गांधी के ऊपर दबाव बना करके ये कहा गया कि आप नेहरू का नाम प्रस्तावित करिए। नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। वो नेहरू जी हिंदूवादी संगठनों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। वो चूँकि आधुनिक परंपरा को मानने वाले थे, आधुनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, उनका लालन पालन ही बहुत सुविधा संपन्न, चूँकि उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, इस देश के कुछ नामी वकीलों में उनका नाम था। और नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में ही अपने बचपन के बारे में लिखा है, कहा है। और इनका वैभव क्या था, अगर आप इलाहाबाद के प्रयागराज के आनंद भवन में जाएं तो वो वैभव दिखेगा आपको। और इन्होंने अपनी आत्मकथा में भी नेहरू जी ने पूरा विवरण दिया हुआ है, कैसा उनका बचपन था, कैसा बीता। तो ये सब बताने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो इस तरह से देश में राजनीति की शुरुआत हुई, शासन भारतीयों के हाथ में तो आया, लेकिन मानसिक रूप से वो फिर आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों के ही हाथ में रहा, ऐसा आप मान सकते हैं। अब देखिए ये कैसे विकास हुआ इसका। नेहरू के बाद इंदिरा जी पीएम बनी, बीच में
अस्थायी कुछ 2 साल के लिए शास्त्री जी बने। शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई ताशकंद में, और उसके बाद इंदिरा जी बनी, और उसके बाद इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी बने। तो जब तक इंदिरा जी रहीं, 70 के दशक तक कांग्रेस को चुनौती देने वाला कोई संगठन नहीं था। एक संघ से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल जरूर था, जनसंघ, लेकिन उसकी ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो कांग्रेस को सीधी टक्कर दे सके। और बाकी कुछ राजनेता ऐसे थे जो कि बड़े प्रखर थे और अच्छे वक्ता थे, और वो कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाया करते थे, संसद में भी, सड़क पर भी। और दूसरी विचारधारा के मानने वाले लोग थे, कुछ समाजवादी थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, जो समय समय पर कांग्रेस का विरोध करते थे, और जनसंघ के भी नेता बड़े नेता थे। तो लेकिन इन सब की क्षमता ऐसी नहीं थी कि वो कांग्रेस का विरोध कर सकें, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में एक लंबा संघर्ष रहा है कांग्रेस का। आज़ादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने ये ज़रूर कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से एक राजनीतिक संगठन को खड़ा करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वही चलता रहा। तो आरंभ के 47 से लेकर के और 75 तक कोई ऐसा संगठन नहीं था, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो कांग्रेस के सामने एक मैदान साफ था। कांग्रेस जब भी आती थी जीतकर, अच्छे मार्जिन से, अच्छे सीटों से जीतकर आती थी, कुछ चूँकि उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। लेकिन जब इंदिरा जी ने 75 में आपातकाल लगाया, और आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए और गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, और कई दलों का संगठन मिल करके जनता पार्टी बनी और उसने सत्ता संभाली। हालांकि कांग्रेस की कुटिल चालों के द्वारा वो सरकार 3 साल में ही गिर गई। 80 में फिर चुनाव हुए और इंदिरा जी पूरे बहुमत के साथ आईं। ये दुर्भाग्य था कि 84 में उनकी हत्या हो गई, उनके आवास में ही। और फिर जब चुनाव हुए तो उससे भी ज़्यादा मार्जिन और ऐतिहासिक मार्जिन से उनके पुत्र राजीव गांधी पीएम बने। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के कुछ जो रणनीतिकार थे उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि अब तक तो कांग्रेस को टक्कर देने वाली कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से टक्कर मिल रही है 75 के बाद, वो उनके मन में संदेह पैदा होने लगा कि कहीं न कहीं अब हमारे समानांतर एक संगठन खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। उसका स्वरूप स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कई संगठन ऐसे खड़े होने लगे, कई पार्टियां ऐसी खड़ी होने लगी जो भविष्य में चुनौती दे सकती थी। 84 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चूँकि 80 में बनी थी, वही जनसंघ खत्म हो गया, जनसंघ की जगह भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, और 84 में उसको 2 सीटें मिली थी सिर्फ। लेकिन जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था, लोगों में पूछ बढ़ रही थी, और 77 में चूँकि कांग्रेस के बदले दूसरी सरकार बन गई थी, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगने लगा था कि अब हमारा एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो 70 और 80 के दशक में तो बहुत चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही 80 का दौर खत्म होने लगा और जो राजीव गांधी जी की सरकार थी, अनेक विसंगतियों से भरी हुई सरकार थी, अनेक घोटालों से भरी हुई सरकार थी, और पूरे जो 5 साल का दौर था, अनेक घोटाले और अनेक तरह के तुष्टीकरण के उदाहरण मिलते हैं उसमें, और समाज में उसकी छवि इतनी बिगड़ चुकी थी कि पार्टी में बिखराव होने लगा। और जब 89 का चुनाव हुआ, कांग्रेस से भी बहुत लोग टूटे, अन्य पार्टियां टूटी,
और एक जनमोर्चा बना, एक नई पार्टी का गठन हुआ और उस पार्टी के मुखिया बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक नया सामाजिक पैंतरा चला आरक्षण का, और उस आरक्षण के पैंतरे ने पूरे भारत की राजनीति बदल दी। अब कांग्रेस को स्पष्ट हो गया कि अब पार्टी के लिए बड़ी ज़बरदस्त चुनौतियां मिलेंगी। अब देखिए 89 के चुनाव में अन्य पार्टियों को तो जो सीटें मिली वो मिली, भाजपा को लगभग 85 या 86 सीटें मिली थी। 2 सीटों से 5 सालों में 86 सीटें मिल गई। एक बहुत बड़ा ग्राफ था ये भाजपा का, और सभी पार्टियों को लगने लगा था, जितनी पार्टियां अपने आप को सेक्युलर मानती थी कांग्रेस के अलावे भी, उनको लगने लगा कि एक हिंदूवादी संगठन हमारे समानांतर खड़ा हो रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर इसको न रोका गया तो स्थितियां और भी विभत्स हो सकती हैं। तो इस तरह से एक चिंता की लकीरें कांग्रेस के लिए, खास तौर से चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी और सबसे विश्वस्त पार्टी थी इस देश की। उसका जनाधार पूरे देश भर में था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक, हर प्रांत में उसकी सरकारें हुआ करती थी कभी, और जनाधार का तो पूछना ही क्या। लेकिन उसको लगा कि एक संगठित और अनुशासित संगठन हमारे समानांतर खड़ा हो रहा है, और ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो आज के लिए इस एपिसोड में हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम इससे आगे की बात करेंगे। अब कैसे भाजपा का उभार हुआ 89 के बाद, 1989 के बाद कैसे कैसे भाजपा का उभार हुआ और किस तरह से भाजपा ने कांग्रेस को लगातार चुनौतियां दी, इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।